हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। दिस इज अ बैकबोन ऑफ जीएसटी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी जब हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे जीएसटी का, कि आज हम एक सप्लाई नाम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, व्हाट इज द चार्जिंग इवेंट ऑफ जीएसटी? द चार्जिंग इवेंट ऑफ जीएसटी इज कॉल्ड सप्लाई। तो दोस्तों, जिसने सप्लाई को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि अगर आपको सप्लाई समझ में नहीं आता है ना, तो दोस्तों ये समझ लो कि आपका जीएसटी क्लियर हो ही नहीं सकता। मतलब जो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से समझेगा, ये मानकर चलिएगा दोस्तों कि उसका 50% कोर्स आज इसी चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों अपने जो भी अस्त्र और शस्त्र हैं वो निकाल लीजिए। जो भी कॉपी पेन है, रजिस्टर जो आपने बना रखा है उसको निकाल लीजिए। अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो देख लीजिए दोस्तों। मैंने पूरे के पूरे हैंड राइटिंग नोट से आपको क्लासेस दी है, जिससे चीजें बहुत जल्दी से याद हो जाती हैं और बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है सप्लाई। और यू विल रियली एंजॉय दिस चैप्टर। आपको बहुत यहां पर मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज इस अमेजिंग सेशन को। तो सप्लाई भाई आखिर में क्या है? दोस्तों, मैंने आप लोगों को बेसिक चैप्टर में बताया था कि जब हम ओल्ड लॉ की बात करते हैं, जब हम पुराने लॉ की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक अलग चार्जिंग इवेंट होता था कि जब हम किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी। दोस्तों, ऐसे ही जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते थे तो उसके ऊपर सेल टैक्स और वैट लगाया जाता था। जब हम किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड करते थे तो दोस्तों उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाया जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी स्टेट और सेंट्रल वाले टैक्सेस थे उन सबको कंबाइंड करके एक कंप्लीट लॉ बना दिया दोस्तों, जिसका नाम है जीएसटी। जिसका नाम दोस्तों क्या है? जीएसटी है। और जीएसटी दोस्तों यहां पर एक चार्जिंग इवेंट है। जीएसटी क्या है? यहां पर एक चार्जिंग इवेंट है। जीएसटी कब लगाया जाएगा? जब आप सप्लाई करोगे। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेल हो गया, सर्विस हो गया, इन सबको मिलाकर एक चार्जिंग इवेंट है सप्लाई। जीएसटी जो है वो चार्जिंग इवेंट नहीं है। जीएसटी जिस पर लगेगा जब आप सप्लाई करोगे तो जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को। तो सबसे पहले भाई आप लोग यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिख लो। सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर ही करवाने वाला हूं, दिल थाम कर बैठिएगा। मेरे पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मेरी ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स लेते हो तो वहां भी मिल जाएंगे। अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हो दोस्तों तो आप मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वहां से ले सकते हो। अमित खांडल क्लासेज ऐप आपको प्ले स्टोर से क्या करना है? डाउनलोड करना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। करते हैं दोस्तों स्टार्ट आज के इस अमेजिंग सेशन को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर लिखेंगे जीएसटी। और जीएसटी का हम यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? चार्जिंग इवेंट। दोस्तों, मैं आप लोगों को जीएसटी का जो चार्जिंग इवेंट है वो यहां पर समझाने जा रहा हूं कि भाई आखिर में जीएसटी का जो चार्जिंग इवेंट है वो क्या है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए, चीजें बहुत जल्दी से आप लोगों के सामने आने वाली है। तो अगर हम जीएसटी के चार्जिंग इवेंट की बात करें तो दोस्तों ये चार्जिंग इवेंट हमें बताया गया है अंडर सेक्शन 9। ये जो चार्जिंग इवेंट है ये हमको अंडर सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी। दोस्तों आपको ध्यान है ना, मैंने आपको बोला था कि हमारे देश में सीजीएसटी एक्ट अलग बना हुआ है और हमारी कंट्री में दोस्तों एक आईजीएसटी एक्ट है वो अलग बना हुआ है। अच्छा, ये जो दोनों एक्ट हैं वो सिंगल एक्ट है पूरे देश में, चाहे आप सीजीएसटी की बात करो चाहे आप आईजीएसटी की बात करो। अच्छा दोस्तों, जो सीजीएसटी में है वही सेम आपको एसजीएसटी में मिलेगा। तो मैं आप लोगों को एसजीएसटी का सेक्शन इसलिए नहीं बोलूंगा कि जो भी सीजीएसटी का सेक्शन है उसे ही हमें एसजीएसटी का सेक्शन बोलकर चलना है, राइट। तो यहां पर सेक्शन 9 के अंदर ये सारी बातें बताई गई है और सेक्शन जो 5 है वो हमारा आईजीएसटी का सेक्शन यहां पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सेशन को। बस दिल थाम कर बैठिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है जीएसटी
लेविएबल ऑन। भाई ये जो जीएसटी है वो किसके ऊपर लगाया जाएगा? ये जो जीएसटी होता है भाई ये किसके ऊपर लगाया जाएगा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जीएसटी किसके ऊपर लगाया जाएगा? तो दो तरह की सिचुएशंस बनती है यहां पर। पहली सिचुएशन में आप लिखोगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना। और दोस्तों एक कौन सी होती है? इंटर स्टेट सप्लाई। तो ये बात तो खैर आप लोग पहले से जानते ही हो कि भाई दो तरह की सप्लाई होती है। एक को हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। दोस्तों ये जो इंट्रा स्टेट होती है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ स्टेट, इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ यूटी। तो जब कोई भी सप्लाई स्टेट के अंदर होगी, जब कोई भी सप्लाई यूटी के अंदर होती है तो हम उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। और दोस्तों हम लगाते हैं सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर इंट्रा सप्लाई होगी, अगर कोई भी सप्लाई स्टेट के अंदर होगी, कोई भी सप्लाई अगर यूटी के अंदर होगी, तो हम उसके ऊपर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाते हैं। और अगर वही मैटर किसी यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, अगर कोई भी सप्लाई यूनियन टेरिटरी में हो रही है, तो फिर हम उसके ऊपर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, एसजीएसटी को और यूटीजीएसटी को अलग अलग नहीं समझना चाहिए, एक जैसा समझना चाहिए, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा जल्दी से बताओ, इंटर स्टेट होगा तो क्या लगाओगे? सर इंटर स्टेट पर आईजीएसटी लगाएंगे। तो दोस्तों ये सेक्शन 9 जो है ना सीजीएसटी लॉ का, और आईजीएसटी का सेक्शन जो 5 है वो चार्जिंग इवेंट है। और दोस्तों चार्जिंग इवेंट ये कहता है कि कोई भी सप्लाई अगर इंटर होगी तो हम आईजीएसटी लगाएंगे, अगर इंट्रा होगी तो हम सी और एसजीएसटी लगाएंगे, अगर वो यूनियन टेरिटरी में होगी तो हम सी और यूटीजीएसटी यहां पर लगाएंगे। और ये जो आप लगाने जा रहे हो ये किस पर लगाओगे? ऑन वैल्यू ऑफ, वैल्यू एज पर लिख लो, वैल्यू एज पर, वैल्यू एज पर सेक्शन 15। ये जो टैक्स लगाया जाता है दोस्तों ये वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। ये जो टैक्स यहां पर लगाया जाता है ये वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है, और जो वैल्यू होती है वो हमें सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग लेनी होती है। ये जो वैल्यू होती है दोस्तों ये हमें सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग लेनी होती है। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग हमको यहां पर वैल्यू लेनी पड़ती है। अब सेक्शन 15 जब हम पढ़ेंगे ना वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, तो दोस्तों वहां पर मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, वहां पर मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा। और ये जो जीएसटी लगाया जाता है इट इज कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ये जो जीएसटी लगाया जाएगा और इसको कलेक्ट किया जाएगा, इसको पे किया जाएगा बाई द टैक्सेबल पर्सन। जो भी टैक्सेबल पर्सन होते हैं वो उसको कलेक्ट करेंगे, वही इसको पे करेंगे। तो दोस्तों बात समझ में आई या नहीं है? यहां सर बात बहुत जोर से समझ में आई है कि जीएसटी जो लगाया जाता है वो वैल्यू पर लगाया जाता है। और वैल्यू का मतलब कौन सी वैल्यू होती है दोस्तों? वैल्यू का मतलब होता है सेक्शन 15 वाली वैल्यू। हम जो यहां पर जीएसटी लगाते हैं वो सेक्शन 15 वाली वैल्यू पर लगाते हैं। and it is collected and paid by taxable person, it is collected and paid by taxable person। तो आई थिंक दोस्तों बात बहुत जोर से समझ में आई होगी। हाँ सर बात बहुत जोर से समझ में आई है। अगला जो पॉइंट हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ सप्लाई। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई का मतलब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएसटी का जो चार्जिंग इवेंट है वो सप्लाई होता है, और सप्लाई का मतलब आखिर में क्या है इसे हमें जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो चलिए सप्लाई के बारे में समझते हैं। सप्लाई में अगर हम सबसे पहले नंबर के पॉइंट की बात करें तो सप्लाई का मतलब होता है एनी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एनी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है, गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है फॉर, किस लिए होता है? फॉर कंसीडरेशन। अच्छा
तो कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगा वेदर इन रिलेशन टू गुड्स और वेदर इन रिलेशन टू सर्विसेज, और अगर उसमें कंसीडरेशन वाली बात आ जाती है दोस्तों, उसमें किसकी बात आ जाती है, कंसीडरेशन वाली बात आ जाती है, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं। तो इसका मतलब दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, पहली चीज गुड्स एंड सर्विस, दूसरी चीज होती है कंसीडरेशन। ये दो चीजें होना बेहद जरूरी है दोस्तों। ये दोनों चीजें जब तक नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। तो सप्लाई का मतलब होता है भाई कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व हो, जिसमें सर्विस भी इन्वॉल्व हो, और दोस्तों वो जो काम होता है वो कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए, कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए। बस इसमें एक चीज लिख लो, एक्सेप्ट शेड्यूल फर्स्ट। दोस्तों अभी मैं आगे चलकर एक शेड्यूल नंबर 1 आपको पढ़ाने वाला हूं। शेड्यूल नंबर 1 जो है, शेड्यूल नंबर जो फर्स्ट है, उसमें ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया है जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी दोस्तों ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा, सप्लाई। आज तक दोस्तों मैं जितना भी पढ़ाई किया हूं, जितना पढ़ाई मैंने स्टूडेंट्स को करवाई है, मैंने एक बात हमेशा बोली है कि देखो भाई कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानने के लिए कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, शेड्यूल नंबर जो 1 है, शेड्यूल नंबर जो 1 है उसमें ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन बताए हैं जहां पर अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा, अगर वहां पर कंसीडरेशन नहीं भी होगा तो भी दोस्तों उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना जाएगा। तो वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल इतना सा समझ लो कि भाई सप्लाई होने के लिए पहली बात तो गुड्स और सर्विस का होना जरूरी होता है, दूसरी बात उस ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडरेशन का होना जरूरी है, दूसरी बात वहां पर कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अच्छा, और अगर मैं साथ में एक बात और बोलूं तो वो होता है थर्ड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। दोस्तों साथ में क्या होना चाहिए, दोस्तों साथ में क्या होना चाहिए, बिजनेस का होना जरूरी है। साथ में क्या होना जरूरी है, साथ में बिजनेस का होना जरूरी है। बिजनेस होना बहुत 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 जरूरी होता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व है, साथ में दोस्तों वहां पर कंसीडरेशन वाली बात आ जाती है, एक्सेप्ट शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 वाले ट्रांजैक्शंस को छोड़कर। अच्छा दोस्तों, ये काम होना चाहिए इन रिलेशन टू बिजनेस, ये जो काम है वो इन रिलेशन टू बिजनेस होना चाहिए, मतलब आपका धंधा होना चाहिए, आपका बिजनेस होना चाहिए। इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन है, लिख लो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ, except in case of import of service, except in case of import of service for consideration। दोस्तों ये कुछ एक्सेप्शन है। मैं आपको जीएसटी के अंदर एक ऐसा ट्रांजैक्शन बताऊंगा जहां पर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, तो भी दोस्तों मतलब यू कैन से इट इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन, यू कैन से इट इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन, बट स्टिल इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई। तो सप्लाई के लिए आप जितने भी ट्रांजैक्शन पढ़ोगे, जितने भी ट्रांजैक्शन दोस्तों, उन सभी ट्रांजैक्शंस को सप्लाई माना जाता है, उन पर जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है दोस्तों, इस एंटायर जीएसटी लॉ के अंदर एक ऐसा एक्सेप्शन है कि जहां पर अगर बिजनेस नहीं भी होगा, जहां पर अगर बिजनेस नहीं भी होगा तो भी आप उसको यहां पर सप्लाई मानकर चलोगे, दैट इज इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली बात है, ये हम यहां पर आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फॉर कंसीडरेशन, फॉर कंसीडरेशन। तो आई थिंक दोस्तों ये बात बहुत जोर से समझ में आ गई
होगी। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन वेदर इन रिलेशन टू गुड्स, वेदर इन रिलेशन टू सर्विस, एंड इट इज फॉर कंसिडरेशन एक्सेप्ट शेड्यूल 1। दोस्तों शेड्यूल नंबर 1 को छोड़कर, किसको छोड़कर? शेड्यूल नंबर 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट शेड्यूल नंबर 1, तो वहां पर आप उसको सप्लाई मानोगे। इट इज इन रिलेशन टू बिजनेस एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन। राइट, बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब हम यहां पर एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स, देयर आर सम एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों हम यहां पर एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। ठीक है, हम यहां पर एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो दैट इज, पहला एग्जाम्पल है हमारा एनी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल्स आप लिख लो, सॉरी एग्जाम्पल आप लिख लो, एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक सीए हैं, सीए जिनका नाम है मिस्टर खांडल। अच्छा, तो ये जो सीए हैं मिस्टर खांडल, ये भाई साहब क्या करते हैं जी? ये रिटर्न फाइल करते हैं, फाइल्ड रिटर्न। ये एक रिटर्न फाइल करते हैं फॉर डॉक्टर सैनी। एक डॉक्टर साहब है सैनी जी, उनकी रिटर्न फाइल करते हैं अगेंस्ट कंसीडरेशन। फ्री में नहीं करते हैं भाई, पैसे लेते हैं। डॉक्टर कौन सा छोड़ देगा जो हम पैसे ना लें? तो एक सीए साहब हैं, वो किसी डॉक्टर साहब का रिटर्न फाइल करते हैं और उसके बदले में दोस्तों क्या लेते हैं? कंसीडरेशन। ठीक है, उसके बदले में कंसीडरेशन लेते हैं। अब कंसीडरेशन हो सकता है, आप ऐसे समझ लो इसको, कंसीडरेशन की जगह पहले आप यहां लिख लो कंसल्टेंसी। ये जो कंसल्टेंसी है ना वो ली जाती है। मिस्टर खांडल फाइल रिटर्न फॉर डॉक्टर सैनी अगेंस्ट कंसल्टेंसी, मतलब आप ऐसे समझ लो कंसल्टेंसी प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर सैनी। मेरे पास क्या हुआ जी, एक डॉक्टर साहब आते हैं सैनी जी, ठीक है, तो मैं उनसे कई बार क्या करता हूँ, कंसल्टेंसी ले लेता हूँ मेरी हेल्थ से रिलेटेड कि देखो डॉक्टर साहब आजकल थोड़ी सुस्ती रहती है शरीर में, करंट नहीं है, तो डॉक्टर साहब मेरे को कई तरह की चीज़ें बताते हैं, मुझे कंसल्टेंसी देते हैं। तो उसके बदले में वो मेरे से पैसे नहीं लेते हैं। पता है वो क्या करते हैं? वो कहते हैं खांडल जी आप मेरी रिटर्न फाइल कर दो। मैंने कहा जी बिल्कुल सैनी साहब, मैं आपकी रिटर्न फाइल करूंगा। तो मैं उनसे पैसे नहीं लेता और दोस्तों वो मेरे से पैसे नहीं लेते। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या इसको सप्लाई माना जाए? दोस्तों जल्दी से बताओ, क्या इसको सप्लाई माना जाए? बिकॉज यहां पर कंसीडरेशन है या नहीं है? कंसीडरेशन तो है, मैंने रिटर्न फाइल करी तो मुझे बदले में क्या मिली? कंसल्टेंसी। और डॉक्टर साहब ने कंसल्टेंसी दी तो उसके बदले में उन्हें क्या बेनिफिट मिला? उनकी रिटर्न फाइल हो गई। तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये कंसीडरेशन इन काइंड फॉर्मेट है। प्लीज मेरी इस बात को नोटिस करिएगा कि यहां पर कंसीडरेशन है, लेकिन कंसीडरेशन कौन से फॉर्मेट में है? काइंड के फॉर्मेट में है। तो दोस्तों आप इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल मानेंगे। ये कहलाता है दोस्तों बार्टर सिस्टम। हो सकता है दोस्तों ये सारी बातें आपको पहले से पता हो, लेकिन मेरा एक तरह से ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सारी बातें बता के चलूं। तो इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। दोस्तों इसको हम लॉ की भाषा में क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और ये जो बार्टर सिस्टम होता है, इसमें जितना भी कंसीडरेशन है, इसमें जितना भी कंसीडरेशन होता है वो टोटली, जो भी कंसीडरेशन यहां पर होता है, जो भी यहां पर कंसीडरेशन है वो टोटली इन काइंड फॉर्म होता है। यहां पर दोस्तों जितना भी कंसीडरेशन है वो कौन से फॉर्मेट में है? काइंड के फॉर्मेट में। एंड इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। दोस्तों ये कौन सा सिस्टम है? बार्टर सिस्टम है। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि सर पैसे नहीं दिए। अरे जरूरी थोड़ी है कि कंसीडरेशन हमेशा पैसे के फॉर्मेट में हो, इट मे बी इन काइंड फॉर्म। तो दोस्तों इसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानकर
चलेंगे। सो दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखो, इसमें लिखिए मिस्टर हरी, एक नाम लिखो मिस्टर हरी का। मिस्टर हरी, ये जो मिस्टर हरी हैं इन्होंने परचेज किया, मिस्टर हरी परचेज iPhone 14। ये जो मिस्टर हरी हैं भाई इन्होंने परचेज किया है iPhone 14। iPhone जो 14 है वो इन्होंने परचेज किया है अगेंस्ट विच he paid 60,000। he paid 60,000 and old phone 11। इनके पास क्या था जी, ओल्ड फोन 11 था, तो उन्होंने अपने ओल्ड फोन iPhone 11 को चेंज कर लिया, साथ में 60,000 रुपए दे दिए और उनको नया iPhone 14 मिल गया। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं तो इट इज ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि मार्केट में आप लोग देखते हो कि एक्सचेंज की बहुत सारे ऑफर्स वगैरह आते हैं, तो यहां पर हमने अपने पुराने मोबाइल फोन को देकर उसके बदले में एक नया मोबाइल फोन ले लिया और साथ में दोस्तों हमने क्या किया कि कुछ पैसे भी दे दिए। तो इसका मतलब यहां पर कंसीडरेशन तो है, लेकिन द कंसीडरेशन इज नॉट टोटली इन मॉनेटरी फॉर्म। कुछ कंसीडरेशन यहां पर मनी के फॉर्मेट में है और कुछ कंसीडरेशन यहां पर काइंड के फॉर्मेट में है। तो दोस्तों जब कंसीडरेशन कुछ मनी के फॉर्मेट में होता है, कुछ काइंड के फॉर्मेट में होता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई। दोस्तों उसे भी कानून की भाषा में सप्लाई बोला जाता है, और वैसे अगर वो देखूं तो इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम जो होता है, बार्टर सिस्टम, ठीक है, वो भी सप्लाई है। अगर मैं एक्सचेंज की बात करूं तो एक्सचेंज में भी कंसीडरेशन होता है। अच्छा, यहां पर जो कंसीडरेशन है वो कैसे होता है, पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन मनी। पार्टली इन काइंड और पार्टली इन मनी, मतलब इसमें कुछ कंसीडरेशन तो आपका काइंड के फॉर्मेट में होता है और दोस्तों यहां पर कुछ कंसीडरेशन आपका मनी के फॉर्मेट में होता है। तो दोस्तों इसे भी हम क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई। इसको भी हम लॉ की भाषा में क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। तो ये दोनों बात समझ में आई? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आ गई। इसके बाद में आ जाओ भाई पॉइंट नंबर 3 पर। इसके बाद में आप लोग आ जाइए पॉइंट नंबर 3 पर, और ये जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें आप लिख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप यहां पर नाम लिख लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड राइट्स टू माइन कॉपर, माइन कॉपर टू PQR लिमिटेड। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, वो क्या करती है, माइनिंग के राइट्स देती है। यू नो माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी मेटल है तो उसकी माइनिंग होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जो कॉपर है उसके माइनिंग राइट्स देती है। किसको देती है, PQR लिमिटेड को देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट्स दे रही है माइनिंग कॉपर टू PQR लिमिटेड। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसको, दोस्तों क्या आप इसको सप्लाई मानोगे या नहीं मानोगे? सो द आंसर इज यस। बिल्कुल दोस्तों हम इसको सप्लाई मानकर चलेंगे, बिकॉज जो माइनिंग राइट होते हैं दोस्तों, जो माइनिंग राइट होते हैं दैट इज कॉल्ड लाइसेंस। जो माइनिंग राइट होता है उसको बोलते हैं लाइसेंस देना। सरकार एक तरह से क्या देती है, लाइसेंस देती है कि आप जमीन के अंदर से कॉपर निकाल सकते हो। दोस्तों डू यू नो कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट का राइट होता है। एक तरह से वो गवर्नमेंट की एसेट होती है और उसको निकालने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो मैं आपको दोस्तों यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट्स दे रही है फॉर माइनिंग कॉपर टू PQR लिमिटेड, तो ये जो राइट्स देने की प्रोसेस है, ये जो राइट्स देने की प्रक्रिया है, इसको हम लोग लाइसेंस बोलते हैं, इसको हम लोग लाइसेंस बोलते हैं।
और ये जो लाइसेंस देना होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई। अच्छा, यहां पर गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? लीज मनी लेती है, रॉयल्टी लेती है। तो ये जो लाइसेंस की प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई बोलते हैं। तो दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो बार्टर सिस्टम हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, किसी पुरानी चीज को लेकर नई चीज देने का बात हो, या सरकार आपको राइट्स दे रही है, कोई भी बंदा अगर आपको राइट्स दे रहा है तो राइट्स देना भी यहां पर सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है। राइट, ये समझ में आ गए तीनों एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल हमारे यहां पर हैं। इनको अपन थोड़ा रोमन में लिख लेते हैं, क्योंकि इनको अपन रोमन में लिख लेते हैं। भाई ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, और ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया सप्लाई में कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व है, साथ में कंसीडरेशन है। कुछ मैटर होंगे जहां पर कंसीडरेशन ना होने पर भी सप्लाई माना जाएगा, वो दोस्तों मैं आप लोगों को शेड्यूल नंबर 1 में पढ़ाऊंगा। दूसरी बात है कि भाई उसमें बिजनेस का होना भी जरूरी होता है। कुछ ट्रांजैक्शन है जहां बिजनेस नहीं होने पर भी सप्लाई माना जाता है, वो भी मैं आगे चलकर आपको पढ़ाने वाला हूं। अब इसके मैंने एग्जांपल दे दिए थे, जिसमें आपका बार्टर सिस्टम आ गया, जिसमें दोस्तों आपका एक्सचेंज वाला सिस्टम आ गया, जिसमें आप लोगों को जो माइनिंग राइट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से वो भी यहां पर कवर्ड हो जाता है। बिल्कुल सर, ये बात भी हमको बहुत जोर से समझ में आ जाती है। चलो, सप्लाई में अगर मैं दूसरे पॉइंट के बारे में पढ़ूं, जो हमारा मेन दूसरा पॉइंट है वो आप लिख लो, सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा पॉइंट लिख लो दोस्तों, सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, तो मतलब इंडिविजुअल के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर गुड्स की सप्लाई कर रहा है टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसीडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसीडरेशन। कोई भी पर्सन है अगर दोस्तों वो गुड्स की सप्लाई करता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स की सप्लाई करता है अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स फॉर ए कंसीडरेशन। तो इसमें हम बात कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई क्लब बना हुआ है, कोई सोसाइटी है, तो जो क्लब होती है, जो सोसाइटी होती है, उसमें कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं। जैसे मान लो हमारी एक हाउसिंग सोसाइटी है ना, तो हाउसिंग सोसाइटी में हमारे जैसे वहां 100 फ्लैट हैं, तो ये जो 100 फ्लैट्स हैं दोस्तों, ये 100 मेंबर हो गए सोसाइटी के। अब मान लीजिए सोसाइटी ने क्या किया भाई, बहुत सारे एसी खरीद लिए कि भाई ये एसी परचेज कर लो और अपने मेंबर्स को सेल कर दो, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि सबको एसी लगाने हैं अपने फ्लैट में। तो सोसाइटी ने सोचा भाई बल्क में 100 एसी खरीद लेते हैं कंपनी से। अच्छा, कंपनी क्या करेगी, उसमें से उन एसी को अपने ही जो मेंबर्स हैं उनको दे देगी, है ना, ताकि उनको थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पर या यू कैन से कंसेशनल प्राइस पर उनको एसी मिल जाएंगे। तो क्या हम इसको सप्लाई मानेंगे? सो द आंसर इज यस दोस्तों, हम इसको सप्लाई मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। कोई भी सोसाइटी, कोई भी क्लब अगर अपने मेंबर्स को गुड्स दे रहा है या गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई। इसमें भी क्या होना जरूरी है दोस्तों, यहां पर भी कंसीडरेशन का होना जरूरी है, यहां पर भी कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अब हम इसमें से 1 बाय 1 एक एक पॉइंट का डिटेल्ड डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। तो आप ये मत समझना, क्लब सोसाइटी भी अगर अपने मेंबर्स को गुड्स की सप्लाई देती है फॉर अ कंसीडरेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई। उसको भी लॉ की नजर में हम क्या मानेंगे? सप्लाई। अब दोस्तों मैं यहां पर जो एक एक पॉइंट है ना, उसको बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे यहां पर, गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहला पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का नाम लिखेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज।
दोस्तों ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि भाई गुड्स क्या चीज होती है, सर्विसेज क्या चीज होती है, इसको मैं आपको यहाँ डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करो भाई, एक तरफ तो लिख लो गुड्स का नाम और दूसरी तरफ आप लिख लो सर्विसेज का नाम। एक तरफ तो आप गुड्स का नाम लिख लो और दोस्तों दूसरी तरफ आप सर्विसेज का नाम लिख लो। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसेज। तो गुड्स में अगर हम लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब होता है माल। गुड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, माल बोलते हैं। और ये जो माल होता है ना, माल, ये माल बहुत ही चालू होता है। चालू बोले तो ये हमारा मूवेबल होता है। ये जो माल होता है, ये जो गुड्स होता है, इसका जो नेचर है ना वो हमेशा मूवेबल होता है, राइट। पता नहीं बच्चे क्यों हंसते हैं जब मैं बोलता हूं कि देखो गुड्स को हिंदी में माल बोलते हैं और माल हमेशा चालू होता है। बस ये सुनते ही बच्चे बड़े हंसते हैं, पता नहीं क्यों हंसते हैं। तो सबसे पहली बात, गुड्स का होना बहुत जरूरी है और गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। साथ में गुड्स में क्या आता है, गुड्स में एक चीज और आती है दोस्तों, इट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल जो क्लेम्स होते हैं उन्हें भी गुड्स कहा जाता है जीएसटी में। अभी दोस्तों एक बहुत ही लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, वो भी मैं बता दूं। एक्शनेबल क्लेम के अंदर एक नई चीज और ऐड की गई है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, दिस इज अ वेरी न्यू अमेंडमेंट फॉर 2024 एग्जाम। तो ये भी दोस्तों मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो एक्शनेबल क्लेम हो या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम हो, दैट इज ऑल्सो गुड्स एज पर जीएसटी लॉ। तीसरी चीज होती है भाई ग्रोइंग क्रॉप्स। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई किसान है और वो किसान खेती कर रहा है, या कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रही है, तो उसके खेत में जो फसल उगी हुई है, दैट इज यू कैन से ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जितनी भी ग्रोइंग क्रॉप्स होती है इन द फील्ड, उसको भी लॉ की भाषा में गुड्स कहा जाता है। जितने भी ग्रोइंग क्रॉप्स होते हैं भाई वो भी गुड्स होते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होती है, एक्शनेबल क्लेम गुड्स होते हैं। जितने भी हमारे ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसल होती है जो खड़ी है खेत के अंदर, उन्हें भी दोस्तों उन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड्स। दोस्तों उन्हें भी गुड्स ही कहा जाता है, राइट। उन्हें भी क्या कहा जाता है, गुड्स। ये तीन चीजें गुड्स है। तो ग्रोइंग जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें खड़ी हैं भाई, दैट इज ऑल्सो गुड्स। अच्छा, इमूवेबल चीजें कभी भी गुड्स नहीं होती है, ध्यान रखना। जितनी भी इमूवेबल चीजें हैं उन्हें गुड्स नहीं बोलना है। जैसे मान लो जी आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो, जहां आपका घर है, क्या वो मूवेबल है, नहीं, तो उसे आप गुड्स नहीं कह सकते। केवल मूवेबल चीजें जिन्हें आप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ले जा सकते हो विदाउट डिसमेंटलिंग, बिना नुकसान पहुंचाए, उन्हें ही हम मूवेबल बोलते हैं। और मूवेबल चीजें क्या होती हैं, गुड्स होती हैं। अब सेकंड पॉइंट निकल कर आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं रेलिवेंट, वो सारे क्लास में ही करवाने वाला हूं। और जैसे जैसे हम लेक्चर पढ़ेंगे उसके साथ ही सारे क्वेश्चन क्लास में आपके होते जाएंगे। सर्विस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्विस का मतलब होता है, लिख लो, एनीथिंग अदर देन गुड्स। एनीथिंग अदर देन गुड्स। दोस्तों गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं, गुड्स के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं, उनको हम लोग सर्विस बोलते हैं। मतलब जो चीज गुड्स नहीं है वो हमारी सर्विस मानी जाती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी, मनी को यूज करना भी सर्विस है। अगर हम किसी मनी को यूज कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस। मनी को यूज करना, मनी इज नॉट सर्विस। अभी मैं बताऊंगा, मनी सर्विस नहीं है, अपना सपना मनी मनी। तो दोस्तों मनी इज नॉट सर्विस, लेकिन उस मनी को जब यूज किया जाएगा, उस मनी को जब काम में लिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं दैट इज कॉल्ड सर्विस।
उसको हम सर्विस बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस बोलते हैं। मनी को यूज करना सर्विस है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने पैसा उधार लिया है या मैं पैसा उधार देता हूं, तो मुझे उसके लिए पैसे को काम लेने का कंसीडरेशन देना पड़ेगा, और उस कंसीडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। और दोस्तों जो इंटरेस्ट होता है ना, दैट इज अ कंसीडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी। दोस्तों मनी को यूज करने का कंसीडरेशन जो है ना, वो हमारा इंटरेस्ट है, और दैट इज कॉल्ड सर्विस। दैट इज कॉल्ड सर्विस। वो एक अलग बात है कि भाई इंटरेस्ट पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है भाई। लेकिन जो यूज ऑफ मनी है, जो यूज ऑफ मनी है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। दोस्तों उसको सर्विस कहा जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लो, कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ करेंसी। कन्वर्जन ऑफ करेंसी। कन्वर्जन ऑफ करेंसी। जैसे मेरे पास डॉलर है और मैं डॉलर के बदले में रुपीस, या रुपीस के बदले में डॉलर ले लेता हूं, या मैं उसको चेंज कर लेता हूं, तो अगर मैं डॉलर के बदले में रुपीस कर लूंगा, रुपीस के बदले में डॉलर कर दूंगा, तो ये जो कन्वर्जन है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस। दोस्तों इसे भी सर्विस माना जाएगा। सो कन्वर्जन ऑफ करेंसी इज ऑल्सो सर्विस। जब भी हम करेंसी को चेंज करते हैं, जब भी करेंसी का कन्वर्जन होता है, तो वो कन्वर्जन भी कानून की भाषा में उसे भी सर्विस कहा जाता है। क्योंकि जो ये काम करने वाले हैं ना कन्वर्जन, ये जो एक्सचेंज बैठे हैं, ये जो आपके फॉरेन एक्सचेंज करने वाले काम करते हैं, इनको हम ब्रोकर बोलते हैं। ये दलाल हैं दोस्तों, ये आपसे कमीशन लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो $1 70 रुपीस का है। अब आप चले गए, भैया भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो, घूमने जाऊंगा यूएसए। तो अब मान लो आपकी आरबीआई की रेट 70 रुपया है डॉलर की, तो वो आपसे 72 लेगा, ठीक है। आप कहोगे मैं अभी टीवी में देखकर आया हूं सीएनबीसी चैनल पर, तो वहां पर तो रेट 70 आ रही है। तो ब्रोकर बोलेगा एक काम कर, टीवी में से ले ले। टीवी में से ले ले कि यार टीवी में से कैसा ले लूं, कि भैया वो जो टीवी में रेट आ रही है ना 70, उतने पर तो हम लाए। हम क्या पागल हैं जो दिन भर बैठे हैं यहां पर, हम 72 में देंगे तेरे को। अरे भाई हमारे भी छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे समझते हो। तो वो जो 2 रुपया है, वो जो डिफरेंस है 2 रुपया का, दैट इज कॉल्ड सर्विस। तो दोस्तों 70 रुपया सर्विस नहीं है। आप आगे जाके देखोगे मनी इज नॉट सर्विस, मनी इज नॉट गुड्स। लेकिन उस मनी को कन्वर्ट कराने के लिए जो कंसीडरेशन आपको देना पड़ा, दैट इज फॉर सर्विस। सो कन्वर्जन ऑफ करेंसी इज कॉल्ड सर्विस। दोस्तों उसको सर्विस कहा जाता है। बहुत बढ़िया। 4th नंबर के पॉइंट पर आ जाइए। द पॉइंट नंबर 4 इज कॉल्ड, ये कन्वर्जन तो समझ में आ गया, एक बार इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं कन्वर्जन को। कन्वर्जन, कन्वर्जन, कन्वर्जन। सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन ऑफ करेंसी। 4th पॉइंट लिख लो, फैसिलिएटिंग। फैसिलिएटिंग, फैसिलिएटिंग एंड अरेंजिंग, फैसिलिएटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन, facilitating and arranging transaction in securities, in securities, facilitating and arranging transaction in securities। तो कोई भी जो सर्विस होती है उसका मतलब होता है एनीथिंग अदर देन गुड्स। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड सर्विस। यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड सर्विस। कन्वर्जन ऑफ करेंसी इज कॉल्ड सर्विस। फैसिलिएटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। देखो सिक्योरिटीज नॉट सर्विस। जैसे मैंने शेयर खरीदा रिलायंस का, मान लो मुझे रिलायंस का शेयर मिला 1400 रुपए में, तो वो रिलायंस का शेयर सर्विस नहीं है ना, वो गुड्स है। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा आपको। लेकिन जब ये 1400 रुपए का शेयर, 1400 का शेयर जब आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू परचेज करते हो, तो दोस्तों आपको उसके लिए कुछ कंसीडरेशन देना पड़ता है। आपको उसके बदले में क्या देना पड़ता है भाई, कंसीडरेशन देना पड़ता है।
क्या देना पड़ता है? कंसीडरेशन। तो वो जो कंसीडरेशन आपको देना पड़ता है दैट इज कॉल्ड सर्विस। दोस्तों उसे हम सर्विस बोलते हैं। तो फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज को जब आप फैसिलिटेट करते हो या उसको अरेंज करते हो तो ये हमारा सर्विस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। उसके बदले में स्टॉक एक्सचेंज आपसे पैसा लेगा, जो ब्रोकर हाउस है वो आपसे पैसा लेगा। जब आप ट्रेडिंग करोगे, जब आप शेयर को खरीदोगे बेचोगे, तो उसको करवाने के लिए जो आपको कंसीडरेशन देना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड सर्विस। तो सिक्योरिटी इज नॉट सर्विस, बट उन सिक्योरिटीज में जब आप डील करते हो तो उनको अरेंज करना पड़ता है, उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। दोस्तों उसे यहां पर सर्विस कहा जाता है। तो सर्विस का मतलब क्या है भाई? सबसे पहली बात, जो चीज गुड्स नहीं है वो सर्विस है। जो चीज गुड्स नहीं है दोस्तों वो सर्विस है। दूसरी बात, मनी को यूज करना सर्विस है। तीसरी बात, करेंसी को कन्वर्ट करना सर्विस है। जो करेंसी का कन्वर्जन होता है वो सर्विस होती है। चौथी बात, सिक्योरिटीज में अगर कोई डील कर रहा है तो उसको फैसिलिटेट करना है, उसको अरेंज करना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस। दोस्तों उसे भी यहां पर सर्विस माना जाता है। तो आई थिंक आपको गुड्स और सर्विस का मतलब समझ में आ गया होगा। यस सर, बहुत जोर से आ गया। अब क्या चीज गुड्स और सर्विस नहीं होती है, यह जानना भी हमारे को बेहद जरूरी है कि कौन सी चीज गुड्स नहीं है, कौन सी चीज सर्विस नहीं है, यह जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप यहां पर लिखेंगे एक्सक्लूड्स। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों जिन्हें गुड्स और सर्विस नहीं माना जाता है? सो व्हाट आर द थिंग्स विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सर्विस? उसमें आता है मनी का नाम और मनी के अलावा सिक्योरिटीज का नाम। मनी का नाम और मनी के अलावा सिक्योरिटीज का नाम। तो जितनी भी मनी है या सिक्योरिटीज हैं, तो मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स, दे आर नॉट सर्विस। दोस्तों ना तो उन्हें गुड्स कहा गया है, ना ही उनको सर्विस कहा गया है। तो आपको आई थिंक ये डेफिनेशन समझ में आई होंगी कि व्हाट इज नॉट गुड्स, व्हाट इज नॉट सर्विस। तो मनी को छोड़ दो और सिक्योरिटीज को छोड़ दो, इन्हें ना तो गुड्स माना गया है ना सर्विस माना गया है ना। इन पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप मनी को कन्वर्ट करवा रहे हो, अगर आप मनी को यूज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सर्विस। मनी इज नॉट गुड्स और सर्विस, बट मनी को यूज करना, उसको कन्वर्ट करवाने का जो पैसा आपको देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। सिक्योरिटीज आर नॉट सर्विस और गुड्स, बट सिक्योरिटीज में जब डील करते हैं तो उसके लिए जो ब्रोकरेज कमीशन देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी? अरे मनी का मतलब क्या है? सर क्या मनी का मतलब ओनली गांधी जी होता है? नहीं दोस्तों, गांधी जी भी मनी है। अमेरिका के गांधी जी मतलब डॉलर, वो भी मनी है। रशिया के गांधी जी मतलब वहां पर जो रशिया की करेंसी है वो भी मनी है। तो किसी भी देश की करेंसी हो, दैट इज कॉल्ड मनी, राइट। इसमें चेक भी आएगा, इसमें डीडी भी आएगा, ये सब आपके मनी ही होते हैं। इट इज मनी इक्विलिएंट। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन हम यहाँ पर साथ में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड, पहले में ये गुड्स और सर्विस तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम एक बार एक्शनेबल क्लेम का मतलब समझ लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, यहीं पर ही लिख लो, एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर एक्शनेबल जो क्लेम है ना, उसका मतलब है कि जीएसटी में उसका मतलब है बैटिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, अनसिक्योर्ड डेप्ट एक्सेट्रा। तो जितने भी बैटिंग के काम होते हैं, जितने भी गैम्बलिंग के काम होते हैं, जितने भी अनसिक्योर्ड डेप्ट होते हैं, उनको एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है, राइट। उनको क्या कहा जाता है? एक्शनेबल क्लेम।
जुआ खेलना, सट्टा लगाना, मतलब गंदे गंदे काम जी। तो ये जितने भी गंदे गंदे काम है, बैटिंग, गैम्बलिंग, इट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम, है ना। अनसिक्योर्ड डेप्ट, अनसिक्योर्ड डेप्ट का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने कोई पर्सनल लोन लिया जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई है, तो अगर मैं वो पर्सनल लोन रीपे नहीं करूंगा तो बैंक मेरे से वो रिकवर कर सकता है, बैंक मेरे से कभी भी उसे रिकवर कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। जैसे मान लो मेरा पैसा पड़ा है, पीएफ का पैसा पड़ा है, मेरा इंश्योरेंस क्लेम है कोई, ठीक है, तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। तो जितने भी अनसिक्योर्ड डेप्ट होते हैं ये सब एक्शनेबल क्लेम होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज यहां पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। अब जैसे हाउसिंग लोन है, तो हाउसिंग लोन को आप एक्शनेबल क्लेम नहीं बोल सकते, बताओ क्यों? क्योंकि वहां पर हाउसिंग लोन में जो मकान के कागज हैं, जो हाउस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मॉर्गेज किए हुए हैं, राइट। तो एक्शनेबल क्लेम्स को जीएसटी के अंदर गुड्स माना गया है। एंड व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? इट इज कॉल्ड बेटिंग, इट इज कॉल्ड गैम्बलिंग, इट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड डेप्ट, राइट। अब दोस्तों एक बहुत जबरदस्त बात यहां पर बोलता हूं, लॉ ने अभी अभी एक नई डेफिनेशन ऐड की है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ये बिल्कुल अभी एक नई डेफिनेशन है जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स विच इज इन ऑनलाइन गेमिंग। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं दोस्तों जो ऑनलाइन गेमिंग में डील करते हैं। मैंने आपको कहा था ना मैं अपने ऑफिस के एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा। So they are a huge client and they are in the business of online gaming. There are some Ludo games, there are some fantasy games, there are some poker games. आपको पता ही होगा मोबाइल पर काफ़ी पॉपुलर है। तो लोग क्या करते हैं भाई, उसमें गेम खिलाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग प्लेयर होते हैं भाई, 2 प्लेयर खेल रहे हैं लूडो गेम, तो जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा। जैसे 100 रुपया का उसके अंदर बैट लगाया, तो उसमें क्या होता है, 200 रुपया का पूल होता है, तो 180 इज द विनिंग प्राइस, 20 रुपीज इज द कमीशन, यू कैन से प्लेटफॉर्म फीस। तो हमारे क्लाइंट को प्लेटफॉर्म फीस मिलती है 20 रुपया। तो सोचो दिन में कितने गेम खेले जाते होंगे। तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने के लिए अभी एक नया रूल ऐड किया गया है, रूल 31B, जो कि मैं आगे चलकर आपको रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो व्हाट इज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम? दोस्तों स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, लिखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मींस द एक्शनेबल क्लेम, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मींस द एक्शनेबल क्लेम इन्वॉल्व, specified actionable claim means the actionable claim involve in or by way of, in or by way of betting, सेकेंड लिख लो casinos, थर्ड लिख लो गैम्बलिंग, थर्ड लिख लो गैम्बलिंग, ठीक है। फोर्थ लिख लो हॉर्स रेसिंग लिख लो। फिफ्थ लिख लीजिए लॉटरी, फिफ्थ लिख लो लॉटरी। और आप यहां पर 6 नंबर का पॉइंट लिख लो, 6 नंबर का पॉइंट लिख लो ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो दोस्तों स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कोई भी एक्शनेबल क्लेम जिसमें बैटिंग इन्वॉल्व हो, जिसमें कसीनो हो, कसीनो समझते हो, जहां पर एक ऐसे व्हील चलता है और आपका लक्की नंबर खुलता है। गैम्बलिंग इन्वॉल्व हो, हॉर्स रेसिंग होती है दोस्तों, जिसमें हॉर्स के ऊपर बैट लगाई जाती है, भाई कौन सा हॉर्स जीतेगा। लॉटरी होती है,
ऑनलाइन मनी गेमिंग होती है। जैसे मैं बता रहा था कि देयर आर सो मेनी क्लाइंट्स which are in the business of online money gaming. It involves ludo game, poker game, you can say fantasy games, cricket games, ठीक है। तो लॉ ने क्या किया दोस्तों कि एक्शनेबल क्लेम में एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को ऐड किया गया कि कोई भी एक्शनेबल क्लेम अगर इन चीजों से रिलेटेड है, ये जो मैंने नाम बोले हैं, तो उसे कहा जाएगा स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। दोस्तों इसके पीछे क्या कहानी है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम लॉ के अंदर एक नई डेफिनेशन क्यों ऐड की गई है, ये मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आई थिंक आपको जो फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विस, ये समझ में आई होगी। गुड्स में एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। बाकी हम एक्शनेबल क्लेम पर बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस। अब दोस्तों हम लोग यहां पर सेकंड डेफिनेशन पर आते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। दोस्तों डेफिनेशन और भी बहुत सारी हो सकती है, आप किसी बुक को पढ़ोगे तो वहां स्टार्टिंग में ही बहुत सारी डेफिनेशन दे देगा, लेकिन हमने क्या किया है कि जिस चैप्टर को जहां पढ़ाया है ना उसकी डेफिनेशन को वहीं पर दिया है। क्योंकि अगर हम चैप्टर बाद में पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशन पहले समझा देंगे तो दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया है भाई, हमने डेफिनेशन को साथ में ही समझाया है। तो सेकंड डेफिनेशन आप यहां पर लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन? चलो जी कंसीडरेशन के बारे में समझ लेते हैं कि भाई आखिर में ये कंसीडरेशन क्या होता है, इसको समझना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो कंसीडरेशन का मतलब क्या है? पेमेंट। दोस्तों कंसीडरेशन का मतलब होता है पेमेंट। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? पेमेंट। पेमेंट इन पहला पॉइंट लिख लो मनी, पहला पॉइंट लिख लो मनी, और सेकंड पॉइंट आप लिख लीजिए अदर देन मनी। पेमेंट का मतलब, कंसीडरेशन का मतलब होता है पेमेंट। तो दोस्तों जहां पर भी पेमेंट मनी के फॉर्मेट में है या अदर देन मनी के फॉर्मेट में है, दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी इन मनी फॉर्म, इट मे बी पॉसिबल इट इज इन अदर देन मनी फॉर्म, ठीक है। इट मे बी इन काइंड फॉर्म ऑल्सो। तो कंसीडरेशन हमेशा काइंड के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं अगर किसी के लिए कोई काम कर देता हूं तो दैट इज ऑल्सो कंसीडरेशन, है ना। इट मे बी इन मनी और इट मे बी इन अदर देन मनी फॉर्म। और ये कंसीडरेशन किस काम के लिए दिया जाता है दोस्तों? अगेंस्ट, अगेंस्ट लिख लो, अगेंस्ट सप्लाई, अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज होती है उसकी सप्लाई के अगेंस्ट जो भी पेमेंट किया जाता है दोस्तों, वो पेमेंट यहां पर क्या कहलाता है? कंसीडरेशन। तो अगर कोई भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है और उसके बदले में कंसीडरेशन दिया जाता है, इट मे बी इन मनी फॉर्म, इट मे बी इन अदर देन मनी फॉर्म। अच्छा, इसको पे कौन करता है? कंसीडरेशन को पे कौन करता है? लिखो, पेड बाय, पेड बाय रेसिपिएंट, इट इज पेड बाय रेसिपिएंट और थर्ड पर्सन, इट इज पे बाय रेसिपिएंट और थर्ड पर्सन। अब ये रेसिपिएंट क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ये एक बार मैं आपको समझा देता हूं। इसको चाहे आप नोट मत करना, मैं समझाता हूं। दोस्तों एक तो होता है सप्लायर, वैसे ही लिख लो, मतलब लिखना नहीं है, समझ लो। एक तो होता है सप्लायर और एक को हम लौकी भाषा में बोलते हैं रेसिपिएंट। जैसे मिस्टर ए ने कोई सप्लाई दी, इट मे बी इन गुड्स, इट मे बी इन सर्विस। मिस्टर ए सप्लाई दे रहा है, तो मिस्टर ए अगर सप्लाई देगा, चाहे वो गुड्स की सप्लाई दे और चाहे वो सर्विस की सप्लाई दे, तो मिस्टर ए ने मान लो गुड्स बेचा, किसको? मिस्टर बी को, ठीक है।
और ये जो गुड्स है भाई या ये जो सर्विस है ये 1000 रुपए की है। तो मुझे बताओ दोस्तों, जो गुड्स दे रहा है, जो गुड्स की सेल कर रहा है, उसको हम लॉ की भाषा में बोलेंगे सप्लायर। तो वेदर यू आर डीलिंग इन गुड्स, वेदर यू आर डीलिंग इन सर्विस, आपको कहा जाएगा सप्लायर। तो सप्लायर हमेशा क्या करता है, सप्लाई देता है। सप्लायर हमेशा क्या करता है, सप्लाई देता है, वेदर इन रिलेशन टू गुड्स, वेदर इन रिलेशन टू सर्विस। ठीक है, अब वो मिस्टर बी को सप्लाई दे रहा है, तो मिस्टर बी जो है, जो मिस्टर बी है, जो कंसीडरेशन पे करेगा, जो कंसीडरेशन पे करेगा, उसे हम बोलते हैं रेसिपिएंट, मतलब यू कैन से परचेजर। तो जो सेलर है उसको तो सप्लायर बोलते हैं जीएसटी में, जो परचेजर होता है उसको हम लोग रेसिपिएंट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट। तो आई थिंक दोस्तों ये बात बहुत जोर से आप लोगों को समझ में आई हो। तो दोस्तों जो सेल करेगा उसको सप्लायर बोलेंगे, जो परचेज करेगा उसको रेसिपिएंट बोलेंगे, राइट। अब मुझे बताओ दोस्तों यहां पर रेसिपिएंट कौन है। दोस्तों यहां पर रेसिपिएंट कौन है, यहां पर रेसिपिएंट है मिस्टर बी। यहां पर रेसिपिएंट आप किसको बोलोगे, मिस्टर बी को बोलोगे। तो ये 1000 रुपए कौन पे करेगा, ये 1000 रुपए मिस्टर बी पे करेगा, या इट मे बी पॉसिबल कि बी के बिहाफ पर, बी के बिहाफ पर सी भी पे कर सकता है। अच्छा, अगर सी ने पे किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बी ने पे किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि पेड बाई रेसिपिएंट और थर्ड पर्सन। तो ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर बी के बिहाफ पर मिस्टर सी इसको पे कर दे, मिस्टर बी के बिहाफ पर जो मिस्टर सी है वो इसको पे कर दे तो भी चलेगा। तो एक तो होता है सप्लायर, और दोस्तों दूसरी और कौन है, रेसिपिएंट। सप्लायर का मतलब होता है सेलर, है ना, और रेसिपिएंट का मतलब होता है परचेजर। ठीक है, एक सेलर हो गया, एक परचेजर हो गया। तो सेलर तो हो गया सप्लायर और परचेजर हो गया हमारा रेसिपिएंट। तो पेमेंट रेसिपिएंट भी कर सकता है और रेसिपिएंट के बिहाफ पर थर्ड पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं हटा देता हूं, ये कोई लिखने का नहीं था, ये वैसे ही समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो सप्लायर रेसिपिएंट समझ में आ गया। तो कंसीडरेशन हमेशा कौन पे करता है, कंसीडरेशन हमेशा रेसिपिएंट पे करता है, और या इट मे बी पॉसिबल कि रेसिपिएंट के बिहाफ पर थर्ड पर्सन भी यहां पर पे कर सकता है, जो थर्ड पर्सन है वो भी पे कर सकता है। तो रेसिपिएंट भी पे कर सकता है और थर्ड पर्सन भी पे कर सकता है। तो आई थिंक दोस्तों ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लिखेंगे नॉट इंक्लूड सब्सिडी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों कंसीडरेशन में क्या इंक्लूड नहीं है, कंसीडरेशन में क्या चीज इंक्लूड नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी क्वेश्चंस में काम आएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी मिलती है तो दैट इज नॉट कंसीडरेशन, है ना, उसको हम लोग कंसीडरेशन नहीं मानते हैं। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिली हो, उसको हम लोग कंसीडरेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बात दोस्तों लॉ के अंदर मेंशन्ड है। अब ये बात मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकता हूं। तो आप यहां पर नोट करेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप लिखोगे मिस्टर कालू, मिस्टर कालू परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख, वर्थ 1 लाख। मिस्टर कालू परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख। ठीक है, वर्थ 1 लाख, वर्थ 1 लाख। तो मिस्टर जो कालू है उसने गुड्स परचेज किए हैं वर्थ 1 लाख फ्रॉम, मिस्टर कालू परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख फ्रॉम मिस्टर आलू, फ्रॉम मिस्टर आलू।
ठीक है, तो कालू ने गुड्स खरीदा 1,00,000 रुपए का। कहां से खरीदा? आलू से खरीदा। तो कालू भैया गुड्स परचेज कर रहे हैं 1,00,000 फ्रॉम आलू। तो भाई यहां पर क्या होगा, जो कि पेड बाई कालू है, कालू को पैसे देने पड़ेंगे, तो उसे तो हम बोलेंगे कंसीडरेशन, वो तो कंसीडरेशन है। दूसरी बात लिखो, पेड बाई भालू, पेड बाई भालू ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ कालू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसीडरेशन। उसको भी दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे? कंसीडरेशन बोलेंगे। वो भी कंसीडरेशन है, राइट, वो भी कंसीडरेशन है। तीसरी बात आप लोग लिख लो, पेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ कंसीडरेशन। दोस्तों एक बात और समझाता हूं, देखो सपोज करो कोई सोलर के पैनल है, सोलर पैनल जिससे बिजली बनती है, जो सोलर पैनल होते हैं बहुत सारे लोग अपने घर पे लगवाते हैं। मान लो मुझे अपने घर पे सोलर पैनल लगवाने हैं और मेरा टोटल खर्चा 1,00,000 रुपया आएगा, ठीक है। अब मैं वेंडर को क्या करूंगा, जो वेंडर है जो सोलर पैनल लगाएगा, जिसको हम लोग सप्लायर बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, मैंने उस सप्लायर को बोला सप्लायर एक काम करते हैं भाई, 1,00,000 रुपए के सोलर पैनल हैं, उसमें 30% सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो 30,000 रुपीज तो आपको गवर्नमेंट से मिल जाएंगे और 70,000 मैं आपको पे कर देता हूं। तो दोस्तों उसने सप्लाई तो 1,00,000 रुपए की है, लेकिन दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ कि कंसीडरेशन कितना माना जाएगा एज पर जीएसटी लॉ? जल्दी से बताइए, एज पर जीएसटी लॉ यहां पर कंसीडरेशन कितने का माना जाएगा? तो आंसर इज 70,000। दोस्तों यहां पर जो कंसीडरेशन है वो 70,000 रुपए को माना जाएगा, क्योंकि जो 30,000 गवर्नमेंट से मिलेंगे सप्लायर को, उसे कंसीडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है एज पर जीएसटी लॉ। तो अगर आप जीएसटी लगाने की बात करोगे तो वो 70,000 पे लगेगा, क्योंकि 30,000 को तो कंसीडरेशन ही नहीं माना गया है। तो आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कंसीडरेशन में इंक्लूड होता है जो भी रेसिपिएंट या रेसिपिएंट के बिहाफ पर कोई थर्ड पर्सन अगर पे करता है तो उसको हम लोग कंसीडरेशन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है वो यहां पर इंक्लूड नहीं होती है, वो यहां पर शामिल नहीं होती है। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर बात बहुत जोर से समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल देकर भी समझा दी। तो हमारी दो डेफिनेशन हो गई है, पहला गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन, दूसरा कंसीडरेशन। और दोस्तों हम थर्ड डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस। द थर्ड डेफिनेशन इज कॉल्ड बिजनेस। जो हमारी तीसरी डेफिनेशन है वो बिजनेस की डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं। बिजनेस किसे कहते हैं, है ना, बिजनेस। तो बिजनेस की जो डेफिनेशन है वो भी हम यहां पर समझेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? तो बिजनेस की डेफिनेशन में आप लिखोगे बिजनेस इंक्लूड्स। बिजनेस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, बिजनेस के अंदर क्या शामिल होता है? तो आप लिखेंगे बिजनेस के अंदर शामिल होता है ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेड शामिल होता है बिजनेस के अंदर, कॉमर्स शामिल होता है, मैन्युफैक्चरिंग शामिल होता है, प्रोफेशन शामिल होता है,
वोकेशन शामिल होता है। तो बिजनेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? बिजनेस के अंदर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, ये सब इसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। दूसरी चीज है फैसिलिटी बाई क्लब टू इट्स मेंबर्स। फैसिलिटी बाई क्लब टू इट्स मेंबर्स, जो भी क्लब है अगर वो अपने मेंबर्स को कोई फैसिलिटी देता है ना, तो वो भी यहाँ पर बिजनेस माना जाता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मतलब जैसे 10-15 दोस्त हैं, सब सीए लोग हैं, तो हमने एक क्लब बना रखा है, उसका नाम है गुड टाइम्स। एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको। तो वो जो हमारा गुड टाइम्स क्लब है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, 10-10 हज़ार रुपये इकट्ठे करते हैं और एक फंड बना देते हैं। अच्छा, उस फंड से हम पार्टीज वगैरह करते हैं। तो मतलब अपने ही मेंबर्स को क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं। तो क्लब अगर फैसिलिटी दे रहा है अपने ही मेंबर्स को, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस। दोस्तों, उसे भी यहां पर बिजनेस माना जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो क्या कहता है? थर्ड नंबर का पॉइंट क्या कहता है? एडमिशन। एडमिशन, एडमिशन टू प्रीमाइस, एडमिशन टू प्रीमाइस जू मूवी थिएटर, मूवी थिएटर। एडमिशन टू प्रीमाइस जू बोलो, मूवी थिएटर बोलो। तो जितने भी प्रीमाइस होते हैं, अब चाहे वो जू हो सकता है, वो चाहे तो हमारा मूवी थिएटर हो सकता है, वहां पर क्या होता है दोस्तों? एडमिशन राइट होता है। जैसे आपको सिनेमा देखने जाना है, आपको मूवी देखने जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। आपको वहां पर एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा उस प्रेमाइस के अंदर एडमिट होने के लिए। कोई भी जू में जाना है या मूवी थिएटर में जाना है, तो आपको वहां पर एडमिशन का जो राइट है वो रिजर्व करना पड़ेगा। तो आपको वहां पर टिकट परचेज करना पड़ेगा। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बिजनेस। दोस्तों, उसे भी बिजनेस कहा जाएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे रेस क्लब होते हैं, जितने भी हमारे बुक मेकर होते हैं, रेस क्लब होते हैं, जैसे वहाँ हॉर्स रेस लगवाई जाती है, तो आपको एक कंसिडरेशन पे करके आप वहाँ पर हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप वहाँ पर कंसिडरेशन पे करके हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप वहाँ पर बुक मेकर, जो बुक मेकर होते हैं वो बुकीज होते हैं, जो कि आप लोगों की बैट लगवाते हैं, जो कि आप लोगों की बैट लगवाते हैं। तो जो बैट लगवाने लोग हैं वो बुक मेकर जो होते हैं वो बुकीज होते हैं। दैट इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। तो बैटिंग गैम्बलिंग करवाने वाले जो लोग हैं, जो मीडिएटर हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस। दोस्तों, वो भी क्या कर रहे हैं? बिजनेस। और लास्ट पॉइंट आप इसमें लिख लो, एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक नॉट फॉर प्रॉफिट। तो एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक नॉट फॉर प्रॉफिट। तो बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस में ट्रेड आता है, बिजनेस में कॉमर्स आता है, बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग आती है, प्रोफेशन आता है, वोकेशन आता है। बहुत सारे लोग पूछेंगे सर ये वोकेशन क्या होता है? दोस्तों, जब आप डिग्री लेते हो, कोई पढ़ाई करते हो, सीए की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री, तो यू आर डूइंग प्रोफेशन, सीएमए की डिग्री। लेकिन जब आप कोई पढ़ाई नहीं करते हो, लेकिन आप अपने नॉलेज से, अपने स्किल से कोई काम करते हो, जैसे मैजिक, तो मैजिक दिखाना वोकेशन है आपका, क्योंकि आपने मैजिक की कोई पढ़ाई नहीं की है, उसकी कोई सर्टेन इंस्टीट्यूशन से आपको उसकी डिग्री नहीं मिली है ना। तो प्रोफेशन अलग चीज होती है और दोस्तों वोकेशन अलग चीज होती है। तो ट्रेड करना, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, ये सारी चीजें दोस्तों यहां पर इंक्लूड की जाती है। दूसरी बात है क्लब। दोस्तों, जितने भी क्लब होते हैं वो क्लब अपने मेंबर्स को क्या देते हैं? फैसिलिटी देते हैं। तो जितने भी क्लब हैं वो अगर अपने मेंबर्स को कोई भी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो बिजनेस। उसको भी हम लोग बिजनेस बोलेंगे, राइट? कोई भी जू है, कोई भी मूवी थिएटर है, जहां पर आपको एडमिशन का राइट मिलता है,
जहां पर आपको एडमिशन का राइट मिलता है, दैट इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। रेस क्लब हो जाते हैं, बुक मेकर हो जाते हैं, तो जितने भी रेस क्लब हैं, जितने भी बुक मेकर हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। तो जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी है जो प्रॉफिट कर रही है या प्रॉफिट नहीं भी कर रही है, देखो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है। आज मान लो पतंजलि है, बाबा रामदेव हैं, तो वो ये कहते हैं जी मैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा, मैं नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कॉस्टिंग पर माल बेचता हूं। तो दोस्तों दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस, पतंजलि इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। सो इट इज नॉट नेसेसरी वेदर यू आर टेकिंग प्रॉफिट और नॉट। आप फ्री में योगा क्लास, सॉरी फ्री में तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप कुछ चार्ज लेकर अगर योगा क्लास लगा रहे हो जिसमें आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो भी ये माना जाएगा कि यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, यू आर डूइंग बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब समझ में आया। बिजनेस इज अ वेरी ह्यूज डेफिनेशन। बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। बिजनेस में बहुत सारी चीजें क्या होती हैं भाई, इंक्लूड होती हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल जो सरकमस्टांसेस हैं दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, वो यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि उसको बिजनेस माना जाएगा, मतलब इट इज रिलेटेड टू गुड्स और सर्विस और नॉट। सो देयर आर सम स्पेशल सिचुएशंस, उनको गुड्स और सर्विस मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये चीजें हमारी वहां पर भी निकल निकल कर आएंगी। तो आप यहां पर लिख लीजिए स्पेशल सरकमस्टांस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। स्पेशल सरकमस्टांसेस रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं स्पेशल सरकमस्टांसेस की, विच इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो हम यहां पर स्पेशल सरकमस्टांसेस की बात करेंगे विच इज रिलेटेड टू गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। ठीक है, स्पेशल सरकमस्टांसेस विच इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी स्पेशल सरकमस्टांसेस हैं उसके बारे में दोस्तों यहां पर बात करने जा रहा हूं, और वन बाय वन हम एक एक पॉइंट को यहां पर टच करते हुए चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांजैक्शन इन मनी, ब्रैकेट में लिख लो लोन एंड एडवांस। ट्रांजैक्शन इन मनी, लोन एंड एडवांस। ट्रांजैक्शन इन मनी, ट्रांजैक्शन इन मनी, ब्रैकेट में लिख लो लोन एंड एडवांस। ट्रांजैक्शन इन मनी, ब्रैकेट में लिख लो लोन एंड एडवांस। तो लोन और एडवांस जो होता है, जो मनी के फॉर्मेट में दिया जाता है, तो दोस्तों क्या वो सप्लाई है? तो आंसर इज नो। दोस्तों उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ट्रांजैक्शन इन मनी, ट्रांजैक्शन इन मनी, ब्रैकेट में लिख लो लोन एंड एडवांस, इट इज नॉट अ सप्लाई। दोस्तों इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट लिख लो, issuance of letter of credit oblique bank guarantee। issuance of letter of credit और बैंक गारंटी। दोस्तों बैंक अगर आपको कोई लेटर ऑफ क्रेडिट देता है या बैंक गारंटी देता है तो इट इज ऑल्सो इन मनी फॉर्म। तो मनी तो कभी भी सप्लाई नहीं होती है, तो क्या आप इसको सप्लाई मानोगे? सो द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ सप्लाई। थर्ड पॉइंट आप यहां पर लिख सकते हो, इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, छोटे या बड़े क्वेश्चन बन के। इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ
डिपॉजिट ऑब्लिक कॉमर्शियल पेपर। दोस्तों जैसे अगर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी, तो आप किसी भी कंपनी में वो पैसे जमा करा सकते हो। उसके बदले में कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देती है, और या उसको कॉमर्शियल पेपर भी कहा जाता है। जैसे मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस पर मुझे इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी, तो वो 5 लाख रुपए मैं किसी कंपनी में जमा कराऊंगा, कंपनी उसके बदले में मुझे एज अ प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देगी या मुझे कॉमर्शियल पेपर देगी। तो लॉ कहता है दोस्तों कि वो जो 5 लाख रुपए के बदले में आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिला है, या जो भी आपको कॉमर्शियल पेपर मिला है, उसे हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे। इट इज नॉट अ सप्लाई। दोस्तों वो किसी भी कंडीशन में सप्लाई नहीं है। इट इज नॉट अ सप्लाई, उसको आप सप्लाई नहीं बोल सकते। इसके बाद में 4th पॉइंट पर आ जाओ, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज रिलेटेड टू अबाउ प्रोडक्ट्स। एक्टिविटीज रिलेटेड टू अबाउ प्रोडक्ट्स मतलब ये ऊपर जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, उसके बदले में जैसे बैंक वाले हैं वो आपसे फीस लेंगे, या ब्रोकर है तो वो आपको ब्रोकरेज चार्ज करेगा, या कोई ट्रांसफर की फीस लेगा। तो दोस्तों ये जो एक्टिविटीज हुई हैं ऊपर वाली, इसके लिए जो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, चार्जेस, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं दोस्तों, वो चार्जेस जो लिए जा रहे हैं इन रिलेशन टू सच एक्टिविटीज, क्या वो सप्लाई है? सो द आंसर इज यस यस यस। दोस्तों उसे यहां पर सप्लाई माना जाएगा, उसको यहां पर सप्लाई माना जाएगा। तो जैसे मनी हो गई, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, तो इसके बदले में जो चार्जेस लिए जाते हैं, इसके बदले में जो फीस ली जाती है, इसके बदले में जो ब्रोकरेज ली जाती है, इसके बदले में जो ट्रांसफर फीस ली जाती है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। दोस्तों उसे यहां पर सप्लाई कहा जाता है। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड सप्लाईज। तो जो भी चार्जेस लिए जाते हैं वो यहां पर सप्लाई माने जाते हैं। इसके बाद में आप लोग लिख लो फ्यूचर और फॉरवर्ड। अब ये फ्यूचर और फॉरवर्ड क्या आता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एक तो लिख लो विद डिलीवरी, एक तो लिख लो विद डिलीवरी। तो विद डिलीवरी का मतलब तो सप्लाई है, विद डिलीवरी का मतलब तो सप्लाई है। और दूसरा लिख लो फ्यूचर ऑब्लिक फॉरवर्ड। फ्यूचर ऑब्लिक फॉरवर्ड, इसको लिख लो विदाउट डिलीवरी। इसमें लिख लो नो सप्लाई। तो अगर फ्यूचर या फॉरवर्ड है विद डिलीवरी है जब तो सप्लाई बोलेंगे, फ्यूचर और फॉरवर्ड अगर विदाउट डिलीवरी है तो हम उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। अब ये फ्यूचर फॉरवर्ड क्या होता है ये भी अभी आपको मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। दोस्तों मैंने बैंक से 5 लाख रुपए उधार लिए, तो 5 लाख रुपए सप्लाई नहीं है, 5 लाख पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन उस 5 लाख का जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है मनी को यूज करने के बदले में, ठीक है। मुझे बताओ दोस्तों क्या मनी को यूज करना सप्लाई है? यस, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिल्कुल सप्लाई है ना। डिस्काउंट जैसे बिल होते हैं, 5 लाख रुपए का बिल है, मैंने बैंक से उसको डिस्काउंट करा लिया, बैंक ने मुझे 490 दे दिए, 4,90,000, 10,000 का डिस्काउंट ले लिया। बीआरबीपी पढ़ा होगा आपने, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो ये जो डिस्काउंट है 10,000 रुपए का, ये एक तरह से उस मनी को यूज करने के लिए पैसा चार्ज कर रहा है बैंक। तो इंटरेस्ट या जो डिस्काउंट होता है जो मनी को यूज करने के लिए दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। दोस्तों वो सप्लाई है, लेकिन सप्लाई होने के साथ में बट एग्जेम्प्ट। दोस्तों सप्लाई होना अलग बात है और उस सप्लाई पर टैक्स लगना अलग बात है।
बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन्हें सप्लाई तो माना गया है लेकिन उन सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता, उन सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लगता, उन्हें एग्जम्प्ट माना जाता है, राइट, उन्हें एग्जम्प्ट माना जाता है। तो ट्रांजैक्शन अगर मनी के फॉर्मेट में है, लोन है, एडवांस है, इट इज नॉट सप्लाई। कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक गारंटी है, वो भी सप्लाई नहीं है। कोई एफडी है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कोई कॉमर्शियल पेपर है, वो भी सप्लाई नहीं है। इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाएगी, उसके लिए जो पैसा दिया जाएगा, जो फीस दी जाएगी, जो ब्रोकरेज दी जाएगी, जो ट्रांसफर फीस दी जाएगी, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। दोस्तों उसे भी सप्लाई माना जाएगा। फ्यूचर फॉरवर्ड अगर विद डिलीवरी है तो सप्लाई है, फ्यूचर फॉरवर्ड अगर विदाउट डिलीवरी है तो वो सप्लाई नहीं है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट को सप्लाई माना जाता है बट वो एग्जम्प्ट है, दोस्तों उसे भी एग्जम्प्ट माना जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट डिस्काउंट इज फॉर यूज ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड सप्लाई बट इट इज नॉट लाइबल फॉर टैक्स, दोस्तों वो टैक्स के लिए लाइबल नहीं है। अब आप यहां पर एक नीचे नोट डाल लो, उस नोट में मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं फ्यूचर और फॉरवर्ड का। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स a contract between two parties. Forward contract means a contract between two parties to buy or sell an asset at specified price at future date for hedging or speculation, but they are not traded in market। ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आगे लिख लो, इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट if there is guarantee, in forward contract if there is a guarantee of stock exchange, if there is a guarantee of stock exchange, it means future contract, तो दोस्तों क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दो पार्टीज के बीच में किसी असेट को बाय और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट एट स्पेसिफाइड प्राइस एट फ्यूचर डेट। जैसे मान लो सोना है, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बाबू सोना की बात नहीं कर रहा, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं। सोना है, गोल्ड है, सिल्वर है भाई, इसका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आने वाले 3 महीने के बाद मैं सोने को इस प्राइस पे खरीदूंगा या बेचूंगा, मैंने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इट मे बी पॉसिबल कि 3 महीने बाद सोने या गोल्ड या सिल्वर की रेट क्या हो, इट मे बी प्रॉफिट फॉर मी, इट मे बी लॉस फॉर मी, ठीक है। ये काम हम इसलिए करते हैं फॉर हेजिंग और स्पेकुलेशन, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बाजार में होते हैं, लेकिन ये नॉर्मली मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होती इनकी, मतलब जैसे शेयर की ट्रेडिंग होती है, सोना चांदी खरीदने बेचने की ट्रेडिंग होती है, लेकिन फ्यूचर डेट के लिए ऐसा हो
इट इज नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब मैंने फ्यूचर डेट पर एक स्पेसिफाइड गुड्स के लिए मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बाय और सेल के लिए, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और जब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, जैसे हमारे देश में MCDX का नाम अगर आपने नहीं सुना हो तो एक बार गूगल करके देखिएगा। जैसे NSE और BSE पर तो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर की ट्रेडिंग होती है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, कमोडिटीज की ट्रेडिंग MCX पर होती है। तो उसके थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा खरीदने बेचने का, तो उसको हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो जब तक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है इन्वॉल्व तब तक वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर उसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों फिर उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो किसी भी फ्यूचर या फॉरवर्ड में अगर डिलीवरी मिल रही है, मैंने पहले से ट्रांजैक्शन तय कर लिया, भाई मैं फ्यूचर डेट पर इतने में खरीदूंगा, अब उस दिन कोई भी प्राइस हो मुझे खरीदना ही पड़ेगा, और उसमें अगर मुझे गोल्ड या सिल्वर की डिलीवरी होगी तो इसका मतलब वो सप्लाई है। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे डिलीवरी नहीं हो रही, जैसे मान लो मैंने 50,000 पर सोना बुक किया था 10 ग्राम, अब उस दिन रेट मान लो मैं 50,000 में खरीदने की बात बोली थी, उस दिन रेट 55,000 हो गई, तो मुझे फायदा हो गया। लेकिन मुझे सामने वाले ने बोला भाई आपको सोना नहीं मिलेगा, आप 55,000 रुपए जो है डिफरेंस 5,000 जो आपने कमाए हैं वो ले लो। मतलब विदाउट डिलीवरी, बिना डिलीवरी के अगर हमारे ट्रांजेक्शन सेटल्ड होते हैं फॉर बाइंग और सेलिंग तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता है। जहां पर डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, फॉर अ फ्यूचर डेट, तो उसको सप्लाई माना जाता है। तो आप इतना सा समझ लो, कोई भी फ्यूचर, कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये मैंने समझा दिया। कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर विद डिलीवरी है, अगर दोस्तों विद डिलीवरी है तो हम उसको सप्लाई बोलेंगे। दोस्तों अगर वो विदाउट डिलीवरी है तो हम उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। अगर वो प्राइस पर सेटल्ड हो रहा है तो फिर हम उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। राइट? बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो जी, क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गए होंगे, ये सारी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। राइट? क्लियर है? हाँ सर बहुत जोर से क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ और कल फिर हम सप्लाई में नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों के लिए क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, और ऐसे ही दोस्तों पूरी क्लास आपको समझाने के साथ में मिलेगी, सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा के चलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।